रिया दरवाजे के बाहर से ही रुआसी होकर चिल्ला रही थी, मम्मी आप अभी तक सो रही हैं? मेरी स्कूल बस आने वाली है। अभी तक ना तो मुझे नाश्ता मिला है और ना ही मेरे टिफ़िन का कुछ पता है। बेटी की आवाज़ सुनकर सुनीता जब हड़बड़ाकर जागी तो निगाहें सीधे घड़ी पर पड़ी। 7 बज गए थे। हमेशा तो 6 बजे उठ जाती थी, पर रात को महेश के दोस्तों के देर तक बैठे रहने के कारण सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोली, सॉरी नेहा, आज मेरी नींद ना खुलने से कुछ देर हो गई। मैं 5 मिनट में हाथ मुंह धोकर नीचे आ रही हूँ। सुनीता दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर साड़ी बदलकर बाहर निकली तो दरवाजे के बाहर खड़ी रिया का फुला हुआ चेहरा देखकर उसे मनाने के लिए प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं नींद कैसे नहीं खुली, पर गिरीश तो आ गया होगा। तुम उसको कहकर कम से कम अपना दूध नाश्ता तो ले लेती। गिरीश किचन में हो तो उसको नाश्ते के लिए कहूँ ना? वह तो कितनी देर से ताऊ जी के कमरे में न मालूम क्या कर रहा है। मैंने उसको आवाज़ दी तो बड़ी माँ बोली कि अभी वह उनका काम कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। कहते हुए रिया अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। सुनीता नीचे पहुंची तो लगा सारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मा जी का भी मूड खराब लग रहा था। उसको देखते ही पास में अखबार पढ़ते हुए बाबूजी को संबोधित करके बोली, आजकल क्या ज़माना आ गया है। पहले तो रात को 12 बजे तक टीवी देखने या दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर सुबह समय पर उठा नहीं जाता। क्या हाल कर रखा है घर का। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे ज़माने में मजाल नहीं थी कि इतनी देर तक सोते रहे। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक चाय नाश्ते का सारा काम निपटा देते थे। अब तो हालत यह है कि सुबह समय पर चाय भी नसीब नहीं होती। क्या करे, लाचारी है। पाँव में इतना दर्द रहता है कि उठा नहीं जाता, वरना चाय के लिए इतनी देर तक इंतज़ार क्यों करना पड़ता। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसके ससुर जी बोले, सुबह सुबह भाषण देना बंद करो। आज सुनीता को उठने में कुछ देर हो गई तो इतना बवंडर खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी दूसरी 2 बहुएं भी तो हैं, उनको कहकर चाय बनवा लेती या गिरीश को आवाज़ दे देती। सुनीता बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में आकर चाय की तैयारी करने लगी। रिया का दूध उसने ठंडा करके भगोने में डाला और अम्मा बाबूजी की चाय तैयार कर उनको हॉल में दे आई। रिया के टिफ़िन के लिए 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए। इस बीच बड़े भैया भी तैयार होकर नीचे आ गए। आते ही आवाज़ लगाई, गिरीश मेरा नाश्ता दूध लेकर आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। वह सोचने लगी, बड़े भैया भी अजीब है। गिरीश उनके कमरे में ही लगा हुआ था। वे अभी वहीं से आए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि वह अकेली ही रसोई में काम कर रही थी, पर जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। एक मन तो हुआ कि वह भी करने दे उनको गिरीश का इंतज़ार। उससे तो उन्होंने नाश्ता मांगा नहीं था। गिरीश जब उनके कमरे से आएगा तो अपने आप नाश्ता बनाएगा। फिर सोचा वह उनकी क्या बराबरी करे। बड़े भैया को नाश्ता पकड़ा। वह फिर से रसोई में आ गई। सोच रही थी कि इस घर में सबसे फालतू तो वही है, बाकी तो सब कामकाजी है। घर में उसके अलावा 2 बहुएं और भी है, पर क्योंकि वे वर्किंग वुमेन है सो उससे किसी प्रकार की सहायता की उपेक्षा करना उचित नहीं समझा जाता। बड़ी भाभी टीचर है, उनको तो अपने स्कूल और ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8:30 बजे तक तैयार होकर आराम से नीचे उतरती है। उनके नीचे आते ही सब सजग हो जाते हैं। अम्मा जी फिर से आवाज़ लगाती हैं, सुनीता ममता आ गई है, उसका नाश्ता भी मिलवा दो, उसको स्कूल के लिए देर हो रही है। भाभी जी को स्वयं स्कूल जाने की इतनी जल्दी नहीं होती, पर अम्मा जी उसके सामने कितनी विनम्र हो जाती है। वह रसोई में घर के दूसरे सदस्यों के चाय नाश्ते और खाने की तैयारी में लगी है। भाभी के बच्चों का नाश्ता टिफ़िन हमेशा वही तैयार करती है। गिरीश को तो कभी कोई आवाज़ देता है तो कभी कोई बुलाता है। उसे सुबह सुबह रसोई में काम करने का समय ही नहीं मिलता। फिर भी सब अनजान बनने का अभिनय करने में माहिर है। इसी बीच मधु और रवि भी तैयार होकर नीचे आ जाते। मधु रवि के साथ ही ऑफिस जाती है। मधु एक तो घर की छोटी बहू, ऊपर से बड़े बाप की बेटी, उससे तो कोई उम्मीद करना भी गुनाह है। वैसे भी माँ जी का छोटे बेटे और बहू के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है।
यूँ तो माँ जी से अपनी चाय बनाने के लिए भी नहीं उठा जाता, पर जब रवि और मधु आते तो उसके तैयार किए गए नाश्ते या खाने में कुछ फेर बदल कर उन्हें खिलाती। जितनी देर वे रसोई में रहती उनका मीन मेख निकालना जारी रहता। सारे समय इस तरह की टोका टाकी सुनकर बहुत चिढ़ होती। कभी कभी तो उसका मन करता उल्टा जवाब दे दे, पर फिर उसका संस्कारी मन आड़े आ जाता। बड़ों के सामने बोलना, उनसे बहस करना उचित नहीं होता। फिर महेश भी तो अम्मा जी का श्रवण कुमार है, सारे समय उससे यही उम्मीद रखता है कि वह उसके घर वालों के नाज नखरे उठाती रहे। घर के सदस्यों के चाय नाश्ते और टिफिन पैक करते करते 10 बज जाते हैं। इस बीच महेश की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी उनके कपड़े नहीं मिलते तो कभी कोई ज़रूरी कागज़ या फाइल इधर उधर हो जाती है, जिसको ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता। महेश भी पूरी तरह उस पर निर्भर है। अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकते। महेश को खाना खिलाकर जब वह फ्री होती है तब तक 10:30-11 बज चुके होते हैं। क्योंकि घर की दोनों बहुएं घर से बाहर रहती है, सो सारे घर की साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वह सारे घर के कपड़े एकत्रित करके वॉशिंग मशीन में डालती। जब गिरीश बाबूजी के साथ बाजार के छोटे मोटे काम करके और सब्जी लेकर वापस आता है तो उसके साथ मिलकर कपड़े सुखाने के लिए डालती है। इसी बीच उसे खुद भी नहा धोकर तैयार होकर फिर से रसोई में आना होता है। बाबूजी अम्मा जी को ठीक 1 बजे तक खाना चाहिए। उनको खाना खिलाकर उठती है, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। सबको खाना खिलाते खिलाते दोपहर के 3 बज जाते हैं। वह सारा समय घर गृहस्थी में लगी रहती, जी जान एक कर देती, फिर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। कभी उसके काम का अंत नहीं होता, उल्टे मौके बेमौके सबसे यही सुनने को मिलता है, इतना क्या काम है घर में, फुल टाइम नौकर है, बाइयाँ आती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। इस पर भी कोई अगर सारे समय अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग करे तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी दोनों बहुएं बाहर खटकर आती है तो भी अपना काम तो वे ही करती है। एक तरफ इस तरह की उपेक्षा, दूसरी तरफ रिया की शिकायत, मम्मी आप सारे समय किचन और घर में दूसरे कामों में लगी रहती हैं, कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दिया करे। बड़ी माँ और चाची बाहर का काम करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती हैं। वे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कभी समय नहीं रहता। गोलू भैया, ऋचा दीदी और रोहित सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर तो कभी पार्क में जाकर मौज मस्ती करते हैं। मैं जब भी आपको बाहर चलने को कहती हूँ तो आपको घर का कोई काम याद आ जाता है। इधर महेश भी एक और उससे उपेक्षा रखते हैं कि घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती है तो कम से कम वह तो घर को संभाल ले, और अम्मा जी की उम्र थोड़े ही गृहस्थी संभालने की है। फिर महेश उससे यह उपेक्षा भी रखते हैं कि वह रात को उनके साथ उनके मित्रों से मिलने जुलने भी जाए। वह समझ नहीं पाती कि वह महेश को कैसे समझाए कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो लगातार चलती रहे। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक घर के कामों में व्यस्त रहने के बाद उसकी ना तो हिम्मत होती है और न ही मन करता है कि वह उनके साथ कहीं जाए। बस उसकी इसी अनिच्छा के कारण वे अक्सर उससे नाराज होकर अनबोला कर लेते हैं और हर बार उसे ही हाथ जोड़कर मनाना पड़ता है। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती तो दूसरों से क्या उपेक्षा रखे। कभी कभी मन में हीन भावना आने लगती है कि उसने अपनी हाउसवाइफ की कैसी इमेज बना ली है। उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली ही सुनीता है जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और उसकी गणना बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह स्वयं एक कैरियर माइंडेड लड़की थी, पर महेश की खुशियों के लिए ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। फ़ोन उसकी बड़ी ननद लता जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से 1 सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तब जीजी ने भी इसी बीच राखी के अवसर पर पीहर आने का प्रोग्राम बना लिया। वे भाई बहनों में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है।
सभी सदस्य उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक लता जीजी ही है जो उसको भी बहन सा प्यार और स्नेह देती है। वह अम्मा बाबूजी को जीजी के आने का समाचार सुनाने चल दी। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में चहल पहल हो गई थी। घर के सब सदस्य उनको घिर कर बैठ गए थे। सुनीता ने जीजी की पसंद का खाना बनाया था। सूजी का हलवा, मटर पनीर, बैगन दम आलू, रायता, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी ओर स्नेह से देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीज़ें एक साथ ही बना दी। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मा जी ने अपनी आदत अनुसार उसके खाने में जैसे ही कोई मीन मेख निकालना शुरू किया कि दूसरे सदस्य को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जियों में नमक ज़्यादा लगा तो किसी को हलवा फीके लग रहे थे। सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। महेश को संबोधित करते हुए और दूसरे सदस्य को अप्रत्यक्ष सुनाते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इसने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, फिर अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है। उनकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। उस दिन जीजी को सबके समक्ष अपने पक्ष में बोलते देखकर उनकी उपस्थिति सारे घरवालों के विरुद्ध एक रक्षा कवच सी लग रही थी। इस बार राखी का दिन भी पिछले वर्षों में अलग रहा। रविवार होने के कारण सबकी छुट्टी भी थी। जीजी से राखी बंधवाने के बाद सभी उनके साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। जीजी सबसे उनके काम उपलब्धियों के विषय में पूछ रही थी। बड़ी भाभी और मधु भी बहुत उत्साह और गर्व से अपने स्कूल और ऑफिस की बातें बता रही थी। दोनों के पति भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी ममता सारे समय इतनी व्यस्त रहती है, इतनी मेहनत करती है कि इसने अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। पूरे स्कूल में इसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। अपने स्टाफ और छात्रों में यह बहुत ही लोकप्रिय है। स्कूल के साथ साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को करती है। यह इसी के बस की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई रवि कैसे पीछे रहता, वह भी मधु की प्रशंसा करने लगा। जीजी जब से मधु ऑफिस में मेरा हाथ बटाने लगी है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। सच जीजी, मुझे लगता है किसी प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नज़र सुनीता की ओर देखकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, महेश भैया की बातों में आकर मैं भी सुनीता भाभी जैसी घरेलू और सीधी साधी लड़की ले आता तो कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। रवि की बात पर जीजी को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने उसका इतना अपमान होने पर भी महेश चुप थे। उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे सबके सामने यह स्वीकार कर पाते कि उनकी इच्छा के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व स्वीकार किया था। सुनीता को रवि की बात से इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी कि सच के प्रति महेश की उदासीनता खली थी। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वे भी बोल पड़ी, भाई आज तो जमाना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करे तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हो गई है, तो वे घर में क्यों बैठे। मैंने तो इसलिए ममता और मधु को बाहर काम करने की छूट दे दी है। यदि सुनीता भी चाहती तो इन दोनों की तरह नौकरी या व्यवसाय कर सकती थी, पर इसकी स्वयं की ही बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर है। सबकी बातें सुनकर एक बार तो उसका मन किया कि आज सबके सामने यह अच्छी तरह जतला दे कि यदि वह भी घर के कामों को अनदेखा कर कहीं चली जाए तो सबको पता चल जाएगा कि गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं है। अम्मा जी तो शायद भूल गई होंगी, पर वह
आज भी नहीं भूली है वे दिन जब शादी के 2-4 दिनों बाद ही अम्मा जी ने उनके समक्ष अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा था, बेटा ममता तो स्कूल में पढ़ाती है, सो उसे घर के कामों में हाथ लगाने की फुर्सत नहीं। मेरी अब उम्र नहीं है कि दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करूं। कहने को नौकर भी है, पर नौकर के भरोसे घर कैसे चलता है तुम स्वयं ही देख रही हो। अब तुम आ गई हो तो सारे दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत होना चाहती हूँ, ताकि बुढ़ापे में तो कम से कम पूजा पाठ में अपना समय बिता सकूँ। बड़ी बहू को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वह सदा अपनी मर्जी की मालिक रही है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारियाँ संभाल लो तो मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाए। अम्मा जी की इच्छा और महेश की मर्जी के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व लिया था, पर आज वही अम्मा जी अपनी कही हुई बातें भूलकर दूसरे शब्दों में बोलने लगी थी। उसका स्वाभिमानी मन आज उसे सबके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झकझोर रहा था। वह कुछ कहती उससे पूर्व ही जीजी का आवाज़ गूंज उठा, अम्मा आज सबने उपलब्धियां अपने कामों के विषय में बताया, सुनकर मुझे बहुत खुशी भी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हम सभी उनकी सफलताओं को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व भी है। पर आप सबने कभी यह सोचने का भी कष्ट किया है कि आज यह घर सुचारू रूप से जिस तरह चल रहा है उसके पीछे किसका सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण लगा है। मैं पिछले 5 दिनों से घर के प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों का अवलोकन कर रही हूँ। सब अपने अपने कामों और व्यक्तिगत हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, पर इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो चुपचाप मौन भाव से सारा दिन सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आप में से एक व्यक्ति ने भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? सबकी नज़रें जीजी की ओर उठ गई थी। जीजी ने अपनी बात जारी रखी, हाँ मैं सुनीता की ही बात कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि इसमें इतनी सहनशक्ति कहाँ से आती है कि वह चुपचाप सबकी आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटती। एक ओर आप सबका रूखा और उपेक्षित व्यवहार, दूसरी ओर अपनी बेटी और पति को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण उनकी चिड़चिड़ाहट और असंतोष, दोनों के बीच में फंसकर इसकी क्या मनस्थिति होती होगी यही जानती होगी। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकरों चाकरों के भरोसे नहीं चलता। किसी न किसी सदस्य को अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना ही होता है। गृहस्थी में केवल खाना बनाने या साफ सफाई के ही काम नहीं होते, छोटे छोटे सैकड़ों काम एक गृहिणी को देखने होते हैं। राशन पानी की व्यवस्था, मेहमानों की आवभगत, बीमारी में मरीज की देखभाल जैसे दायित्व कोई भी महिला तभी निभा पाएगी जब वह सुबह से शाम तक घर पर होगी। मैं नहीं कहती कि ममता या मधु भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती है, इनके काम की भी उतना ही महत्व है और इनके कार्यों का मूल्यांकन तो हम सब हमेशा करते आए हैं। बस मैं यह कहना चाहूँगी कि जो महिला घर परिवार संभालती है उसकी सेवाओं और उपलब्धियों का भी आकलन करे, उनको भी उतना ही सम्मान तथा आदर दे, तब उनमें यह हीन भावना नहीं आएगी कि उसकी गृहिणी की भूमिका दूसरों की तुलना में किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। घर की सार संभाल अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है। जीजी की बात सुनकर सबकी नज़रें झुक गई थी, पर किसी में इतना साहस भी नहीं था कि उनकी बात का प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और मधु का तो मूड ऑफ हो गया था। बड़े भैया और रवि के चेहरे पर भी रोष के मिले जुले भाव थे। अम्मा जी को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था। सबसे खुश तो वह स्वयं थी। आज शादी के 16 वर्षों बाद उसके काम का मूल्यांकन जो हुआ था, जीजी के प्रति उसके मन में श्रद्धा और आदर के भाव दोगुना हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उसकी गृहिणी की भूमिका को घर भर में वह मान्यता और गरिमा दिलाई जिसकी कामना उसने की थी। अब उसे यह स्वीकार करते हुए कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि वह केवल एक गृहिणी है। आज वह स्वयं को बहुत हल्का और सहज अनुभव कर रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब